इज ऑलवेज अ कॉप। तो ऐसा नहीं है कि 2008 में जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ उसके बाद इनके कुछ मुख्य अपराधी थे जो थे वो यहाँ से नेपाल के जरिए दुबई होते हुए पाकिस्तान चले गए। उसका वो दिल का, दिमाग का, मस्तिष्क का वो कोना जहाँ उसने खुद भी शायद झांक कर कभी नहीं देखा था, जब वो एक रास्ता मिला, एक चैनल मिला वहां पर झांकने का, देन ही स्टार्टेड क्राइम। तो उसको अपना लैपटॉप देना वो भी एक सिक्योरिटी रीजन हो सकता है, लेकिन समाव पुलिस ऑफिसर का भरोसा कहें कुछ कहें, मैंने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया कि ईमेल आईडी या और पासवर्ड मिलना, एक टेक्निकल आइडेंटिफायर मिलना बहुत बड़ी बात है। उस पीरियड में इस तकनीक का इस्तेमाल करते थे। उसने मुझे एक बहुत क्रूशियल इनपुट दे दिया जो उसने पिछले 10 दिन में किसी दूसरी पुलिस फोर्स की कस्टडी में रहते हुए कितने ऑफिसर्स ने इंट्रोगेट किया होगा अलग अलग तरीके से, जो उसने इन्फॉर्मेशन वहां नहीं दी, उसने आराम से प्यार से बात करते हुए मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दी। गैंगस्टर था, वो बहुत नोटोरियस था, दिल्ली में मोस्ट वांटेड था। तभी अचानक नीचे से फायर की आवाज आती है। जब फायर की आवाज आई तो अचानक वहां उसको डिटेन करते हुए नीचे दौड़ के गए तो पता लगा एक आदमी, उसने 5th फ्लोर से शाफ्ट से वो उतर रहा था। जब शाफ्ट से उतर रहा था नीचे से हमारे जो टीम लगी थी उन्होंने उसको नोटिस किया, उसको पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद रिवॉल्वर थी और ग्रेनेड भी था। तो जैसे उसने ग्रेनेड निकाला, ऑल्दो उसने जो लीवर था होल्ड किया हुआ था, उसको देखकर टीम थोड़ा सा, उसने शाफ्ट में चढ़ते हुए फायर किया टीम के ऊपर। और फिर ये रात भर काफी देर तक ये लुका छिपी हमारी चलती रही। यहाँ लोग भी रहते हैं सोसाइटी में, उनका भी हमें जान का डर था, अपने टीममेट्स का भी, उनका भी, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना था। बीच बीच में कहीं कहीं पर फायरिंग हो जा रही थी हमारी, जब भी स्पॉट होता था वो, कभी उस तरफ से कभी हमारी तरफ से, जो बाद में इवन टीवी पर लाइव दिखाया गया। उधर हम लोग, जो मेन एक और गैंगस्टर था, वहाँ रेड पर जाते हैं। कोई ऐसा मिशन आपको याद आता है जिसको लगता है कि अनअकम्प्लिश्ड रह गया, अधूरा छूट गया? हाँ, कुछ है, कुछ मिशन है जो अधूरे रह गए, जिसमें कोशिश की गई। कहते हैं ना, हर कोशिश कामयाब नहीं होती। हृदय, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कल तक आप सबको सिक्योरिटी देते थे, आज खुद आप सिक्योरिटी में हैं, तो कैसा अनुभव करते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं आज सिक्योरिटी कवर है, सिक्योरिटी कवर पहले से है ड्यू टू सम थ्रेट असेसमेंट्स। जिस तरह का काम में मैं जुड़ा रहा हूँ स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस में रहते हुए, और जहाँ तक बात है सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की, तो जब दिल्ली पुलिस में आए तो वो तो एक तरह से उसके साथ हमेशा जुड़ी गए थे कि अपने से पहले जो समाज है, जिसके लिए हम काम करते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करना ये हमारा दायित्व है। और मैं समझता हूँ मैंने पूरी कोशिश की कि ईमानदारी से उस दायित्व को निभाया जाए। और ऐसा नहीं है कि आज अगर कहते हैं ना, अब अ कॉप इज ऑलवेज अ कॉप, तो ऐसा नहीं है कि इसके बाद अगर कहीं ऐसा मौका आएगा जहां मैं अगर अपने पुराने अनुभव के चलते समाज को या किसी इंडिविजुअल को सुरक्षा प्रदान कर पाऊंगा तो मैं जरूर करूंगा, ऐसा कभी मौका आएगा तो। ऑफ कोर्स आपकी ट्रेनिंग इतनी है तो कर ही पाएंगे, लेकिन ये जो सिक्योरिटी आपको दी गई थी, ये मूसा वाला इंसिडेंट के बाद दिया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ मल्टीपल इश्यूज थे जिसको लेकर, कुछ इश्यूज मैं अभी यहाँ ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा, लेकिन मल्टीपल रीजंस थे। देखिए, आपका बड़ा कलरफुल कैरियर रहा है। आपके खाते में 1000 तो असला बरामद करने का क्रेडिट जाता है। तकरीबन दिल्ली का जो सबसे बड़ा ड्रग सीजर है 330 किलो का, वो आपने किया है। लगभग 50 तो मुझे लगता है 50 तो आतताई और क्रिमिनल्स एनकाउंटर में ढेर हुए हैं आपके टीम के द्वारा, जिनमें 12 तो पाकिस्तानी हैं। कोई ऐसा इंसिडेंट याद आता है जिसमें आपको लगता हो कि अगर ये आदमी ऐसा नहीं करता तो ज्यादा बेहतर हो? देखो, मैं बात कर रहा हूँ। इसी बात पर मैं पहले आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, शायद उससे आपको समझ में आ जाएगा। एक, जब 2008 में बाटला हाउस इंसिडेंट हुआ, उसी दौरान इंडियन मुजाहिदीन के बारे में खुल के पता लगा, कुछ अरेस्ट हुई, जिसमें स्पेशल सेल और बाकी बॉम्बे पुलिस और दूसरी एजेंसीज ने भी, पुलिस फोर्सेस ने भी अरेस्ट की।
फिर 2008 में जो बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ उसके बाद इनके कुछ जो मुख्य अपराधी थे जो थे वो यहाँ से नेपाल के जरिए दुबई होते हुए पाकिस्तान चले गए थे। जब वो उसमें से कुछ लोग बाद में वहां से पाकिस्तान से फिर वापस भी आए। ऐसा ही एक, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, इंडिया हाँ इंडिया वापस आए, तो मैं एक नाम नहीं लूंगा, नाम लेना उचित भी नहीं है, बहुत से केसेस अभी हाँ अभी सब जुडिस है, हाँ तो वो नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन वो जब वहां से आया तो पहले किसी और स्टेट पुलिस ने अरेस्ट किया। जब उसको अरेस्ट करने के बाद कुछ दिन वो करीब हफ्ता 10 दिन वहां पर कस्टडी में रहा। फिर उसको हम लोग अपने केस में अरेस्ट करके लेके आए दिल्ली में, स्पेशल सेल के पास जो केस था इन्वेस्टिगेशन में। जब उससे बात कर रहा था तो मैंने करीब, अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूँ, मैंने उससे 2-3 घंटे बात की स्टार्टिंग में। जब 2-3 घंटे मैंने बात की, मैंने उस केस से रिलेटेड, क्राइम से रिलेटेड कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ उसकी पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, उसके बारे में बात की। और जब उससे इस बारे में बात की तो कहीं ना कहीं एक उसका वो दिल का, दिमाग का, मस्तिष्क का वो कोना जहां उसने खुद भी शायद झांक कर कभी नहीं देखा था, जब वो उसको एक रास्ता मिला, एक चैनल मिला वहां पर झांकने का, देन ही स्टार्टेड क्राइम। और उसने मुझसे, जो मेरी टेबल पर लैपटॉप खुला हुआ था, ये मैं कई जगह में पहले भी ये इंसिडेंट कोट कर चुका हूँ, तो उसने कहा सर ये क्या आप लैपटॉप दिखा सकते हैं? अच्छा, एक टेररिस्ट के हाथों जो पहले कई ब्लास्ट इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, पहले भी अरेस्ट हुआ है, तो उसको अपना लैपटॉप देना वो भी एक सिक्योरिटी रीजन हो सकता है। लेकिन समाव एक पुलिस ऑफिसर का भरोसा कहें, कुछ कहें, मैंने लैपटॉप उसकी तरफ घुमा दिया। जब मैंने लैपटॉप उसकी तरफ घुमाया सामने की तरफ, तो उसने कुछ कीपैड पर टाइप किया, टाइप करके और लैपटॉप मेरी तरफ वापस घुमा दिया। तो उसमें कुछ एक वर्ड लिखा था। वहां पर उसने बताया कि सर ये एक एक्टिव टेररिस्ट है, ये ईमेल आईडी है और ये मैंने आपको पासवर्ड दे दिया उसका। उस वक्त अगर किसी की एक टेररिस्ट की ईमेल आईडी या और पासवर्ड मिलना, एक टेक्निकल आइडेंटिफायर मिलना बहुत बड़ी बात है, जिसके चलते हम आगे उसको बहुत, मतलब काफी हद तक इजी हो जाता है उसको ट्रैक करना, एक एक्टिव किसी क्रिमिनल को। अच्छा, ये मुझे भी फिर ये डाउट हुआ। मैंने कहा ठीक है, जब तुम्हें पासवर्ड, ईमेल और पासवर्ड देना ही था, तुमने लैपटॉप किस लिए मांगा? तो उसने कहा, कह रहा सर इसलिए मांगा, एक जिसको कहते हैं मसल मेमोरी, कह रहा मुझे वो स्ट्राइक नहीं कर रहा था पासवर्ड, तो जैसे ही कीपैड मेरे सामने आया मैंने वो टाइप करके दिया। तो किसी भी ह्यूमन बीइंग, इंसान बोले, मनुष्य बोले, उसके अंदर मेरा ये मानना है, वी आर माइक्रोकॉस्म ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स में है वो मेरे अंदर है, वो आपके अंदर है, और वो शायद हम सबके अंदर है। अब बात होता है कि जब, इसलिए हम सत्संग की बात करते हैं, जब आदमी जो जिस संगति में रहता है और उसी हिसाब से उसकी भावनाएं प्रदर्शित होती हैं। अगर एक आदमी कहता है ना गलत संगति में रहा, हम तो वाल्मीकि का देश है, वाल्मीकि कहाँ से कहाँ तक आ गए, ये तो हम सब मतलब सर्वविदित है। तो ऐसे ही मेरा ये मानना है, हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई सभी के अंदर है। कभी कुछ ऐसे हालात बन जाते हैं कि उसकी अच्छाई बाहर आती है, कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं वो अच्छाई दब जाती है तो उसकी बुराई बाहर आ जाती है। उसी के अकॉर्डिंगली एक आदमी को अच्छाई, अच्छा या बुरा कहा जाता है। मेरे हिसाब से उसके कर्म है, आज कर्म अच्छे हैं वो इंसान अच्छा है, कल कर्म बुरे हैं, कल बुरा है। तो जैसे, तो आई थिंक आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। हाँ जो आप बिल्कुल, जानना मैं समझ पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। हाँ जी। और जिसको आप इतनी सरलता से कह रहे हैं, वास्तव में मुझे लगता है ये आपका इन्वेस्टिगेशन स्किल है, जिसके वजह से ये, मैं इसको स्किल से ज्यादा मैं बोलूंगा, जब आप अगेन मैं सोचता हूँ कि एक आदमी अगर अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा पुलिस ऑफिसर, अच्छा पॉलिटिशियन, अच्छा ब्यूरोक्रेट, अच्छा कोई भी प्रोफेशन में नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको एक इंसान बनना है। तो इंसान वो होता है जो दूसरे इंसान को समझने की कोशिश करता है। मैंने सिर्फ वो कोशिश की थी उसको समझने की कि ये इस लाइन में आया तो कैसे आया। मेरे उस वक्त एक्चुअली ये इस तरह का इंटेंशन भी नहीं थी, मुझे इससे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, वो सेकंड पार्ट था, सेकंड फेज था। लेकिन सेकंड फेज में मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब उससे मैं पर्सनल फैमिली लाइफ डिस्कस कर रहा था, उसी में उसने मुझे एक बहुत क्रूशियल इनपुट दे दिया, जो उसने पिछले 10 दिन में किसी दूसरी पुलिस फोर्स की कस्टडी में रहते हुए उसको अलग अलग
कितने ऑफिसर्स ने इंट्रोगेट किया होगा अलग अलग तरीके से, जो उसने इन्फॉर्मेशन वहां नहीं दी, उसने आराम से प्यार से बात करते हुए मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे दी। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है, मतलब कोई भी अगर कोई दूसरा इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर या कोई एंट ऑफिसर अगर ये सोचता है कि हमेशा ऐसे ही काम हो जाता है, एक इंसान की बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स थॉट प्रोसेस बड़ा हाँ, कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। कॉम्प्लेक्स होता है। आप सही कभी कहते हैं, कभी थोड़ा कुछ सा- क्लिक करता है, कभी कुछ क्लिक करता है। थोड़ा सा इस मेथोडोलॉजी को, इस मोडस ऑपरेंडी को एलेबोरेट करेंगे कि पासवर्ड दिया और ईमेल एड्रेस दिया, हाँ जी, तो उससे क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे? हाँ वो उसी के लिए होता था ईमेल। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक स्टेज ऐसा भी आया था जब मैं ईमेल वगैरह भेजते नहीं थे, वो ड्राफ्ट की आप बात कर रहे सेव हैं। कर देते थे हाँ, ईमेल पे, ड्राफ्ट की और बात करते थे, पासवर्ड exchange दोनों तरफ रहता था। ये एक मोडस ऑपरेंडी होती है। हाँ, बिल्कुल उस होती है। पर्टिकुलर केस आप में था बिल्कुल या ठीक कह रहे हैं। नहीं? नहीं नहीं, उस पीरियड में इस तकनीक का इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी। अच्छा, आपने काफी 26 साल गुजारे हैं सेल में और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन की है। सबसे शुरुआत की बात करते हैं पार्लियामेंट अटैक की। पार्लियामेंट अटैक में आपका अहम रोल रहा, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह है। 1 मिनट के लिए मान के चलते हैं कि ऐसा ही इंसिडेंट अगर आज हो जाए तो पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चुनौतियां पैदा होंगी? इन्वेस्टिगेशन की चुनौती की बात करें तो वो तो हर समय में रही है और रहेगी, क्योंकि हर केस अपने आप में अलग होता है। और सेम केस जब वो उसमें जैसे ना, अगर एक हम फैक्ट की बात करें, उस फैक्ट के साथ जब तक एक प्लेस, डेट और टाइम वो जब तक नहीं जुड़ता, तब तक वो आप उस फैक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर हम आज की बात करें तो पार्लियामेंट का लोकेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, तो उसी के चलते बहुत से फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं। और जहां तक बात है कि इन्वेस्टिगेशन की चुनौतियों की, तो पहले जो अगर कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट की हम बात करें, जैसे इसमें हमें इनिशियली कुछ टेक्निकल इनपुट्स मिले थे। जो स्लेन टेररिस्ट थे उनके पास से हमें कुछ नंबर मिले थे, उनकी जो डेड बॉडीज थी, जहां से हमने प्रोसीड करना शुरू किया। आज की डेट में इतना आसान नहीं है, पहले एक नंबर होता था, नंबर से आगे हम चलते थे। कुछ टेक्निकल डिटेल्स अभी मैं यहाँ शेयर नहीं करना चाहूंगा, ये पब्लिक डोमेन में, लेकिन वो पहले से जो ये इन्वेस्टिगेशन है पहले से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। और आई थिंक ये आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे ये कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हाँ जी। देखिए, ये तो आज के डेट में जैसे एआई, चैट जीपीटी और इंफॉर्मेशन का विस्फोट हो रहा है, अब तो कोई भी आदमी कुछ गलत करने आ रहा है, अपराध करने आ रहा है, एक मामूली अपराधी भी मोबाइल इस्तेमाल ही नहीं करता आज की डेट में। नंबर तो आज मिलना मुश्किल। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन वो करते भी हैं तो बड़ा स्मार्टली करते हैं। उसके अलग अलग तरीके हैं, वो शायद हम उसमें अगेन डिटेल में जाएंगे, कहीं ना कहीं हो सकता है हम उनको क्रिमिनल्स को हेल्प करें। जाहिर बात है। अब मैं इस पर एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे आपने कहा ना, जो टेक्निकल जो एडवांसमेंट है वो सबसे ज्यादा हेल्प किसको करेगी? जो आगे चल रहा है। पुलिस दो तरह से केस को सॉल्व करती है। एक तो होता है कि पुलिस किसी इंसिडेंट को अवॉइड करती है, उस अवॉइड करने में भी क्या है, क्रिमिनल आगे है या कुछ क्रिमिनल वो क्राइम कर चुका है तो उसके पीछे है। नॉर्मली क्या होगा, एक क्रिमिनल ने क्राइम किया, फिर आप उसको पकड़ते हो, तो इट मींस वो आपसे आगे है। जाहिर बात है, ठीक है ना, हम उसके हमेशा पीछे होते हैं, पुलिस आगे नहीं होती। आगे सिर्फ हम उस सेंस में कह सकते हैं कि हमें पता लगा कि वो कोई क्राइम के लिए प्लान कर रहा है, कॉन्स्पायर कर रहा है, और आपने उसको पहले से पकड़ के अवॉइड कर लिया। उस केस में भी अगर आप देखें, वो प्लानिंग उसकी पहले है, ऑल्दो वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। तो इट मींस क्रिमिनल की जो प्लानिंग होती है, एग्जीक्यूशन होती है, वो हमेशा पुलिस से पहले होती है। तो जो काम पहले कर रहा है तो उसको थोड़ा सा एक लेवरेज रहता है, मोरओवर इतना कौशल तो वो लेगा ही कि नहीं बिल्कुल पकड़ा जाए। बिल्कुल। काफी चैलेंजिंग काम रहता है सेल में एक मुलजिम को इस तरीके से पकड़ना, तो काफी मेहनत भी करनी पड़ती होगी। ऑब्वियस है, काम तो मेहनत हर काम में है, पुलिस के काम में थोड़ी और ज्यादा है,
सेल के काम में उससे थोड़ी सी और जो नॉर्मल पुलिसिंग से थोड़ी सी और ज्यादा है। मैंने ऐसा भी सुना है कि एक केस करते होते हैं तो न सोने का समय होता है न खाने का समय होता है। ऐसा ऐसा एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई ऐसा एक पूरी पूरी रात हम लोग जागते कोई रहे। ऐसा ऐसा एक नहीं, मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है। अब एक चलिए, मैं आपने जिक्र किया तो एक 2006 में एक एनकाउंटर केस हुआ था। उस वक्त एक गैंगस्टर था, वो बहुत नोटोरियस था, दिल्ली में मोस्ट वांटेड था, लगातार उसने कई किलिंग्स कर दी थी दिल्ली और हरियाणा में। तो उसके बारे में अचानक शाम को हमें इनपुट मिलती है। पहले से हम लोग कुछ उस इनपुट को डेवलप कर रहे थे। कुछ स्पेसिफिक इनपुट्स मिली कि गुड़गांव में किसी फलां सोसाइटी में उसकी मूवमेंट है। हम रात को करीब एक टीम बनाकर यहाँ से करीब 10 बजे निकलते हैं। उस सोसाइटी से पहले उसकी मूवमेंट कहीं और थी, वहां जाते हैं। सोसाइटी पर भी हम लोग एक एडवांस में कुछ स्टाफ को छोड़ देते हैं। लास्ट में फिर इस तरह का इनपुट आता है कि वो उस सोसाइटी में एंटर कर चुका है और वहां पर अगर रेड करें तो ऑब्वियसली चांस लिया जा सकता है। एक उस सोसाइटी में 5th फ्लोर का फ्लैट था, जो हमारे इनपुट के अकॉर्डिंगली हमने कोशिश की कि हमारी स्मूथ एंट्री हो जाए, फ्रेंडली एंट्री हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। उसको शक हो गया। हमें जब दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा तोड़ना पड़ा। नीचे हमने प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे एक टीम हमने नीचे छोड़ दिया था उस बिल्डिंग ब्लॉक के अराउंड, और कुछ लोग हम लोग हाँ, ऊपर ये रेड करने गए थे। नॉर्मल है। प्रैक्टिस है पुलिस की। एस्केप ऑल्दो 5th फ्लोर पर था, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। ये नॉर्मली हम करते हैं 1st 2nd फ्लोर तक जहां मकान होता है, लेकिन 5th फ्लोर पर भी हमने चांस नहीं लिया, टीम छोड़ दिया। अच्छा, जब हम अंदर गए तो हमें एक आदमी मिला। टारगेट हमारा कोई नहीं था। मेरी लगातार किसी दूसरी स्टेट में, मैं कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स में अवॉइड कर रहा हूँ। हाँ प्लीज। फॉर सेफ्टी, किसी मेरी नहीं, किसी दूसरों की सेफ्टी बिल्कुल रीजन बिल्कुल। और मोर ओवर तो कई मैं केसेस चलते होते हैं, हर हाँ, चीज को डिस्क्लोज नहीं मैं किया जा इसलिए कोई सकता। नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, वो अवॉइड कर रहा हूँ। तो मेरी लगातार बात हो रही थी, वो श्योर था कि नहीं यहाँ पर कुछ है, मतलब होना चाहिए। हम उसको इंटरोगेट कर रहे थे, जो हमें शख्स मिला अंदर फ्लैट में, वो भी बात को टालता रहा। तभी अचानक नीचे से फायर की आवाज आती है। जब फायर की आवाज आई तो हम अचानक वहां उसको डिटेन करते हुए नीचे दौड़ के गए, तो पता लगा एक आदमी, उसने 5th फ्लोर से शाफ्ट से वो उतर रहा था। जब शाफ्ट से उतर रहा था, नीचे से हमारे जो टीम लगी थी उन्होंने उसको नोटिस किया, उसको पकड़ने की कोशिश की। उसके बाद रिवॉल्वर थी और ग्रेनेड भी था। तो जैसे उसने ग्रेनेड निकाला, ऑल्दो उसने जो लीवर था होल्ड किया हुआ था, उसको देखकर टीम थोड़ा सा, क्योंकि उसके लिए जब हम क्रिमिनल के लिए कर रहे थे, जो जो लोकल गैंगस्टर है, तो वो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया जाता नॉर्मली। ऑल्दो प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन ग्रेनेड के लिए उस वक्त हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। जब कोई टेरर सस्पेक्ट होता है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंगली जाते हैं। तो वो थोड़ा साइड में हो गए। अब वो वहां से, और उसने शाफ्ट में चढ़ते हुए फायर किया टीम के ऊपर। टीम ने सेल्फ डिफेंस में टीम ने फायर किया, और वो करते करते ऊपर 4th फ्लोर की बैल्कनी में आ गया। 5th पर नहीं गया जहां वो रहता था, 4th पर आ गया। इधर से हम दूसरे ब्लॉक में गए, कुछ क्रॉस फायरिंग हुई। फिर 4th फ्लोर बैल्कनी का दरवाजा तोड़कर वो फ्लैट में दाखिल हुआ। वो शायद वो फ्लैट खाली था। और फिर ये रात भर काफी देर तक ये लुका छिपी हमारी चलती रही। अब ये चलते चलते साथ में एक इंट्रोगेशन भी हो रही है जो आदमी है, क्योंकि मेरा सोर्स बोल रहा था कि इनका एक जंगल वाला फ्लैट और है, जहां पर ये तो एक है, और जहां पर जो एक मेन है गैंगस्टर जिसके लिए इनपुट थी, वो वहां पर है। वो डिनाई करता रहा। खैर 2-3 घंटे की सस्टेन इंट्रोगेशन वहीं पर जो स्पॉट पे की, और साथ में फायरिंग चल रही है। तो उसने बताया जंगल वाले फ्लैट का एड्रेस। तो वो गुड़गांव फरीदाबाद रोड पर कोई नई सोसाइटी बनी थी। हमने फिर हमें देखा कि क्योंकि वहां भी रेड करनी है, इसको भी देखना है, यहाँ लोग भी रहते हैं सोसाइटी में, उनका भी हमें जान का डर था, अपने टीममेट्स का भी, उनका भी, सबकी सेफ्टी का ध्यान रखना था। हमने कई फ्लैट हम चेक कर भी चुके थे। बीच बीच में कहीं कहीं पर फायरिंग हो जा रही थी हमारी, जब भी स्पॉट होता था वो
कभी उस तरफ से कभी हमारी तरफ से। फिर हमने थोड़ा रीइंफोर्समेंट मंगाया ऑफिस से, और वो मंगा के अर्ली मॉर्निंग सनसेट से पहले हम लोग एक टीम लेकर, हम जो जंगल वाला फ्लैट जिसको वो बोलते थे अपनी भाषा में, हम उस तरफ चलती है। जब वहां पहुंचते हैं तो 11th फ्लोर का फ्लैट था जो उसने डिटेल दी थी, तो हमने 11th फ्लोर पर रेड की। इधर मीनवाइल एक और टीम आ जाती है स्पेशल सेल से, साइमल्टेनियसली सब ये कुछ चल पिछले रहा है। वाले फ्लैट पर जो ये इधर चल रहा है, और इधर उसको वो जो लड़का है वो वेपन्स के बेस पर एक फैमिली को हॉस्टेज बना लेता है, रियलिस्ट जो बाद में, हाँ, फिल्मी हाँ, स्टोरी बिल्कुल, टाइप। जो बाद में इवन टीवी पर लाइव दिखाया गया। उधर हम लोग जो मेन एक और गैंगस्टर था वहां रेड पर जाते हैं, फिर वहां भी इजीली, वहां भी फ्रेंडली एंट्री नहीं होती, किसी तरह हम ब्रेक इन करके अंदर जाते हैं 11th फ्लोर पर। तो जो मेन गैंगस्टर था वहां फायरिंग होती है, फायरिंग में वो अल्टीमेटली वो इंजर्ड होता है और बाद में उसकी डेथ हो जाती है। तो अंदर से 2 जन की हमें आइडिया था, तो दूसरा कहाँ है, तो दूसरे का पता लगता है। मीनवाइल क्या करता है, वो बेडशीट लेकर वेपन के साथ बैल्कनी से, अब इतना डेयरिंग था कि 11th फ्लोर से 10th फ्लोर में जो कि खाली था नीचे आ वहां पे आ जाता है। फिर हम 10th फ्लोर में जाते हैं, 10th फ्लोर में फिर गोलियां चलती हैं, जहाँ फिर अगेन वो इंजर्ड होता है। और ये आई थिंक ये किस्सा सुबह 8-9 बजे तक ये चलता है, एग्जैक्ट टाइम काफी तो मुझे लंबा। याद नहीं। पूरी रात को हम लोग ऑफिस से निकले थे आई थिंक 9-10 बजे। अब आप सोचते हैं क्या इसमें किसी को पलक झपकने का टाइम मिला होगा? खाने नहीं, खाने ये पीने की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, जाहिर बात, आप पलक नहीं झपक सकते। जाहिर बात है। और जब हो गया, जब सब अच्छे से हो गया, वहां भी हॉस्टेज वाली सिचुएशन वो क्लियर होगी, वो भी मारा जाता है। तो ये एक, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एनकाउंटर्स आई मस्ट से, क्यों 3 डिफरेंट लोकेशन पर 3 गैंगस्टर मारे जाते हैं। लेकिन वो जैसे आपने सुरक्षा की बात की कि अपनी सुरक्षा का भी देखना है, पब्लिक की सुरक्षा का भी, तो बिल्कुल सही एक बात उसके है। बाद जो एक, बिल्कुल सही हाँ, बात है। सुकून इतना मिलता है। सब कुछ हाँ जी। करने के बाद भी पब्लिक परसेप्शन यही होता है कि पता नहीं कैसे किया। देखो, अगर आप पब्लिक परसेप्शन पर चलेंगे तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपने लिए सोचना है। मैं तो कहता हूँ कुछ भी करो आप अपने लिए करो, अपनी एक अच्छी नीयत के साथ करो। जब अच्छी नीयत होती है तो पब्लिक भी अल्टीमेटली साथ देती है, और कुछ छोड़िए, जब नीयत साफ है तो जो ऊपर वाला है ना, भगवान, वो साथ देता है। और मैंने एक बार नहीं, ऐसा बहुत बार फील किया है। तो ऐसे में क्या कभी ऐसा कोई पल आया जब डर भी लगा? देखो, डर हमेशा लगता है, हर किसी को लगता है। मैं अगर बोलता हूँ मुझे डर नहीं लगा कभी तो मैं झूठ बोलूंगा। और डर शायद आदमी को अपने से ज्यादा अपनों के लिए लगता है, कि आदमी थोड़ी देर के लिए अपने लिए तो सोचता है ठीक है जो होगा देखा जाएगा, फिर आदमी का जुड़ाव होता है अपनों के लिए। अपनों में अपनी मेनली फैमिली आती है, परिवार है, तो उनके लिए सोचना पड़ता है। कभी शुरू में जैसे हमें लगता था इस तरह का गैंगस्टर है, इस तरह का टेररिस्ट है, जिसमें पाकिस्तानी भी रहे हैं जो ट्रेंड टेररिस्ट होते थे, और गैंगस्टर्स भी ऐसे ऐसे जो इवन जैसे अभी मैंने बताया कि ग्रेनेड था, ऐसे भी हमने गैंगस्टर और टेररिस्ट देखे हैं जो 47, और इवन कभी कभी किसी केस में आईडी भी रहती थी उनके पास, जो एक्सप्लोसिव डिवाइस। लेकिन जब आप एक्शन में होते हैं तब मुझे याद नहीं एक्शन में रहते हुए कभी डर नहीं लगा। फिर आप एक्शन में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर वो डर दूसरा थॉट आता नहीं है। दूसरा थॉट नहीं आता। और जहां कहता ना डर गए तो मर गए फिर। हाँ, ये तो सबसे बड़ी बात है कि वहां पे तो सिचुएशन ये भी जो मुझे समझ में आता है कि अपनी सुरक्षा करनी है, अपने अपने स्टाफ साथियों की सुरक्षा करनी है और और पब्लिक की जो करनी है। पब्लिक की है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इनोसेंट एब्सोल्युटली। क्रॉस फायर में ना आ जाए, हाँ जी। वो सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे ख्याल से। अच्छा, आपके एनकाउंटर आतंकवादियों के भी साथ हुए हैं, और ये ओपन सीक्रेट है कि उनको प्रमोट करती है, एड करती है। तो क्या कभी ऐसी संभावना बनी कि आप विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी के टारगेट पे हो, या हमारा स्पेशल सेल के जो अफसर इन काम को कर रहे हैं उनको टारगेट करने की कोशिश की हो, या उनको धमकी मिली ऐसे हो? कुछ फैक्ट्स मैं ये इस प्लेटफॉर्म पर सॉरी टू से मैं नहीं डिस्क्लोज कर पाऊंगा।
मुझे याद आता है, बहुत पुरानी बात है, एक पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने एक टेररिस्ट पकड़ा और उनके ऑफिस में फोन आ गया था। पहले उन्होंने प्रलोभन दिया था और बाद में धमकी दी थी। तो यहाँ कम से कम मुझे इस तरह का फेस नहीं करना पड़ा, अभी तक तो नहीं करना पड़ा। कुछ चलिए। जानकारियां मिलती रही, तो अभी मैंने कहा कि अभी इस प्लेटफॉर्म पे मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूंगा। चलिए। हाँ, लेकिन इस तरह का कभी किसी ने अभी तक हिम्मत नहीं की। चलिए, ये अच्छी बात है। अच्छा, आपने लाल किले के बम ब्लास्ट से शुरुआत हुई थी, इफ आई एम करेक्ट? हाँ, अगर पहला टेरर इंसिडेंट जो जैसे जब सेल ज्वाइन और किया अब जब मैंने आप 99 में हुए किया। हैं, तब भी लास्ट केस भी आपका बिल्कुल बिल्कुल। अब लाल किले के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था, कार में हो रही। हाँ जी। तो दोनों के परिस्थितियों में या पब्लिक के मानसिकता में क्या फर्क लगा आपको? पब्लिक की मानसिकता के बारे में कहना मेरे लिए थोड़ा नहीं, मुश्किल होगा। आप पुलिस को कैसे पुलिस असिस्ट को- करते हैं या पुलिस के काम में कैसे मदद करते हैं, मेरा पर्पस ये जानने से है। जो पहला इंसिडेंट हुआ और दूसरा पहले वाले इंसिडेंट में पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट जहां तक हमारे इन्वेस्टिगेशन की बात थी बहुत ज्यादा नहीं था। लेकिन हाँ, एक केस में, क्योंकि उसमें हमने इनिशियली एक पाकिस्तानी पकड़ा था जो कि अभी डेथ रो पर है, उसको डेथ सेंटेंस हो गई है लाल किला वाले केस में, जो 2000 में हुआ था दिसंबर में। और जो उसके बाद उसके इंस्टांस पर हमने कुछ रेड की थी जहाँ काफ़ी मेजर रिकवरीज हुई थी। और फिर बाटला हाउस में एक हम जगह उसके बाद फर्दर रेड की थी जहाँ एक पाकिस्तानी करके जो रेड फोर्ट अटैक में इन्वॉल्व था वो मारा गया था उस एनकाउंटर में। तो उस वक्त जैसे बाद में हुआ 2008 बाटला हाउस इंसिडेंट, उसमें कुछ पब्लिक का रेजिस्टेंस देखने को मिला था। तो हाँ, 2000 में हमने जब ये जो इंसिडेंट हुआ पाकिस्तानी मारा जाता है तो कोई रेजिस्टेंस इस तरह का नजर नहीं आया। मे बी बिकॉज ही वॉज अ पाकिस्तानी। आई थिंक, मैं समझता हूँ चाहे कोई किसी भी धर्म विशेष का है, कहीं ना कहीं जो पाकिस्तानी टेररिस्ट से तो सभी नफरत करते हैं, वो सब पूरे हमारे समाज को, देश को नुकसान पहुंचाते हैं। और रही बात इस वाले इंसिडेंट में, इस जो लास्ट इंसिडेंट था, तो मैं, क्योंकि मेरा नवंबर में रिटायरमेंट हुआ, मैं भी थोड़ा एग्जिट मोड में जाने की सोच ही रहा था कि तभी 10 तारीख को इंसिडेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद तो जैसे मैंने कहा कि कॉप इज ऑलवेज अ कॉप। अभी तो इवन रिटायरमेंट के बाद भी अगर कभी मौका मिला देश सेवा, समाज सेवा का, तो उसके लिए तैयार है। लेकिन तब तो मैं जॉब में ही था, तो फिर उस केस में पूरी तरह से इन्वॉल्व रहे। और हम सब लोगों ने मिलकर सीनियर्स की गाइडेंस के चलते और पूरी टीम ने रात भर मेहनत की। मुझे नहीं लगता उस रात को कोई भी सोया होगा। मैं उस रात छुट्टी पर था, बाहर से आया था, और बाय द वे नई दिल्ली स्टेशन पर ही उतरा था मैं एक ट्रेन से, 6:15 के करीब, और 6:50 के करीब का इंसिडेंट है। मैं जब रास्ते में था घर, नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस ज्वाइन करना था, तो रास्ते में मेरे पास फोन आ गया। तो फिर फोन आने के बाद तो फिर तो काम शुरू। और मैं क्या, उस रात को कोई नहीं सो पाया हम लोग। हाँ, और पब्लिक का वैसे जिन परिस्थितियों में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था जम्मू पुलिस से, ये अपने आप में एक प्रिवेंटिव पुलिसिंग का मिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा काम किया। एक छोटे से इंसिडेंट को लेकर उन्होंने उसको, वो एक लीड को फॉलो करते करते वो एक बहुत मेजर मॉड्यूल को बस कर पाए। सिर्फ पॉम्पलेट एक्सीलेंट वर्क था वो। हाँ, ये तो वाकई हैट्स ऑफ टू देम। बिल्कुल। लेकिन साथ साथ इससे हमें ये सीख भी मिलती है कि हमें कुछ मिल भी गया, हमें ये नहीं कि उसको देखकर खुश होना, हमें फिर भी थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। इतना अच्छा काम होने के बावजूद फिर भी 2 इंसिडेंट हुए। लेकिन चलो, ये दिल्ली वाला हम लोग सब मेहनत करते हुए उसको तो आइडेंटिफाई कर पाए। हाँ जी। इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें ग्राउंड वर्क में कितना मेहनत करना पड़ता है? किस तरीके से जितना बड़ा इंसिडेंट होता है उसमें स्टेक्स बहुत हाई होता है। देखो, हो सकता है आपको एक चोरी के केस में बहुत मेहनत करनी पड़े, एक चोर को पकड़ना भी आसान नहीं होता, लेकिन वहां पर
वो स्टेक्स हाई एक इंडिविजुअल के लिए हो सकते हैं जिसके घर चोरी हुई है। ऐसा नहीं कि पुलिस के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो पुलिस या समाज या देश के लिए स्टेक्स इतने हाई नहीं होते। लेकिन एक जो टेरर इंसिडेंट है जिसमें काफी लोगों की, निर्दोष लोगों की जाने जाती हैं, तो उसमें स्टेक्स सबके लिए, जो जो जिन्होंने जाने गए उनके परिवार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे शहर के लिए, पूरे देश के लिए स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रेशर होता है और उसी हिसाब से आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत हमेशा करनी पड़ती है। और जिसके लिए मैं जैसे मैं 26 साल से सेल में रहा, मैं कहना चाहूंगा कि सेल हमेशा जब जब इस तरह के मौके आए, सेल ने बहुत अच्छा काम काफी किया कुछ है। किया है, काफी कुछ किया है, नो डाउट। अच्छा, जब हम ग्राउंड वर्क की बात कर ही रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही इन्वेस्टिगेशन चल पाती है, या कोई नए मोड़ या रोचक मोड़ या सडनली कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है? वो हर केस में आते हैं। कोई एग्जांपल आपको याद आ रहा हो? जैसे मैंने कहा, जैसे वो केस था पहला, रेड फोर्ट इंसिडेंट था। अगेन वहां पर इनिशियली हमें कुछ टेक्निकल इनपुट मिल गए थे, वो हालात एकदम डिफरेंट थे, कुछ नहीं आते हैं, लेकिन वो केस भी हम आई थिंक 2-3 दिन में हम लोग सॉल्व करने में कामयाब रहे। अब इस केस में अगर सब कुछ एक्सपेक्टेड होता, अब दूसरा केस समझिए, ऑल्दो कुछ अरेस्ट हो चुकी थी, फिर भी एक शख्स एक पूरी यूनिवर्सिटी से गायब रहा। यहाँ पर पब्लिक की मैं बात कहना चाहूंगा, अगर पब्लिक थोड़ा सा, पुलिस के साथ साथ पब्लिक थोड़ी जागरूक होती यूनिवर्सिटी में, जो उसके कलीग्स थे, आप जो उसके साथ, बात नहीं मैं ये बात कर रहा हूँ अभी जो रिसेंट लाल किला इंसिडेंट हुआ, अगर उसमें सब लोग जागरूक रहते, वहाँ की फैकल्टी, वहाँ की जो उनके साथ काम करने वाले उसके यार दोस्त या जो भी उससे कनेक्टेड लोग थे, कि ये आदमी जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद से गायब क्यों है, कहाँ गया, तो हो सकता है ये इंसिडेंट प्रिवेंट हो सकता है। जहां तक आपने पब्लिक की भी बात की थी, तो थोड़ा सा आई थिंक एक आम आदमी को भी अपनी सेफ्टी के लिए भी ज्यादा जागरूक होने की जरूरत है। पुलिस को तो काम करने की जरूरत है ही। अच्छा, आपने पार्लियामेंट वाले इंसिडेंट में अफजल गुरु को भी आपने ही गिरफ्तार किया था? हमें इंफॉर्मेशन मिली थी कि जिस दिन एक्चुअली ये 13 दिसंबर को अटैक हुआ था, उसी दिन अफजल, उसके साथ जो उसका कजन था वो भी इन्वॉल्व था, शौकत हुसैन गुरु, ये दोनों, शौकत की बीवी के नाम पर एक ट्रक था, उस ट्रक से ये दोनों श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे, भाग गए थे। इनको पता था वहां अटैक होने वाला है, कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व थे। तो जब कुछ इनकी गुड्स हमने कुछ रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, जो जो इनपुट्स मिलते गए उनको हम फॉलो करते गए, तो हमें पता लगा कि ये यहाँ से अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, इनकी वेयर अबाउट्स नहीं पता थे। फिर हम कुछ, जैसे कहते ना कि सर्विलांस रखे हुए थे हर तरह से, ऑल पॉसिबल मीन्स के थ्रू, तो हमें कुछ इनपुट मिलती है कि ये लोग श्रीनगर में मंडी में हैं। तो कुछ एक नॉर्मल केस में हो सकता है कि हम अपने से उसको फॉलो करते, अपने से टीम भेजकर या टीम के साथ जाके वहां उसको पकड़ने की कोशिश करते श्रीनगर मंडी में। लेकिन अगेन जैसे मैंने बताया, यहाँ पर स्टेक्स बहुत 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 ज्यादा हाई थे। हमारा एक डेमोक्रेसी का सिंबल है पार्लियामेंट, वहां अटैक हुआ था, पूरा देश हिला हुआ था, उसके चलते इवन फोर्सेस का मोबिलाइजेशन हो गया था, डिफेंस फोर्सेस का। तो हमने वो फौरन वो लोकल पुलिस वो से हमने एजेंसीज के थ्रू इनपुट शेयर करके वहाँ लोकल पुलिस के थ्रू वहाँ पर हमने अरेस्ट कराया और नेक्स्ट डे हम उनको कस्टडी में लेकर आ गए थे। अच्छा, एक मैं दर्शकों को एक बात समझाना चाहता हूँ आपके जरिए। ऐसा क्या एस्पेक्ट है कि एक पढ़ा लिखा आदमी, जैसे हम अफजल गुरु पढ़ा लिखा था, या ये अभी रिसेंट जो बॉम्ब ब्लास्ट है लाल किला के पास, इसमें सारे पढ़े लिखे लोग डॉक्टर्स थे, ऐसा क्या इनके मन में आता है जिसके वजह से ये इतना बड़ा अपराध करके निर्दोष लोगों की जान लेने पे आमादा हो जाते हैं? आपके नजरिए से ऐसा क्या होता है? तो ये जो रेडिकलाइजेशन है अलग अलग लेवल पर होती है, अलग अलग तरीके से होती है। किसी को कोई ऐसा कोई इंसान मिल जाता है जो ऑलरेडी खुद हाईली रेडिकलाइज्ड है, तो वो इनको फर्दर रेडिकलाइज करते हैं। कुछ लोगों को ऐसा लिटरेचर मिल जाता है। आज की डेट में कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बुक्स की ज़रूरत है, एक फ़ोन काफ़ी है। फ़ोन से आपके इतने
डिफरेंट चैनल्स ओपन हो जाते हैं जिसके जिसके थ्रू आप अलग अलग साइट्स को विजिट करते हुए किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब मेरी सोच क्या है, किस तरह की है, मैंने क्या पढ़ के बड़ा हुआ हूँ, मेरा इनिशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्या था, उसके बाद क्या था, और वहाँ पर मुझे किस तरह के लोग मिले, किस तरह के मेरे साथी रहे, किस तरह के मेरे टीचर्स रहे, और किस तरह का मैं बाद में लिटरेचर में पढ़ा, किस तरह का मेरा एक्सपोजर रहा सोशल मीडिया पर, उसके अकॉर्डिंगली रेडिकलाइजेशन हो जाता है। रेडिकलाइजेशन हो गया, लेकिन अल्टीमेटली उनकी चाहत क्या है? क्या चाहते हैं बम ब्लास्ट करके या लोग निर्दोष लोगों को मार के? चाहते क्या है उनका What for देखो, all उनका this? मकसद, जैसे एक वर्ड है टेररिस्ट, आतंकवादी, आतंक पैदा करना है। चलिए एक दो आपसे स्टोरी भी सुन लेते हैं। कोई ऐसा पुलिस की कोई अच्छी स्टोरी याद आती है आपको? स्टोरीज तो बहुत हैं। देखो, पुलिस में अगर मेहनत है तो पुलिस में एक आपको एक, जब कोई आप अचीव करते हैं तो आपको किक भी मिलती है, आपको हाई मिलता है। ऐसा नहीं कि इससे पहले मैं जब दिल्ली पुलिस में आया तो कोई ऐसा कुछ नहीं था कि पुलिस में ही आना है। खैर, किसी सर्कमस्टेंसेस के चलते तो पुलिस में आ गए। इनिशियली जो मेरी पोस्टिंग रही 2 पुलिस स्टेशन में, तो मुझे ये कहते हुए बिल्कुल झिझक नहीं है कि मुझे पुलिस स्टेशन का काम बहुत अच्छा नहीं लगा। वर्किंग आवर्स बहुत ऑड होते थे, और जो 2 पुलिस स्टेशन थे दोनों ही पार्क में बने हुए थे, प्रॉपर बिल्डिंग्स नहीं थी, सुविधाएं नहीं थी उस सर वक्त। वो आज तो वो बहुत अच्छी हाँ, सुविधा अब अभी मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। अब वो दोनों पुलिस स्टेशन आज की डेट में नई बिल्डिंग्स बन गई हैं। तो ये तो ग्रेजुअली ये चेंजेस आते रहते हैं। तो फिर मैंने इनिशियली सोचा था कि यहाँ से निकल के मैं डेपुटेशन पर कहीं चला जाता हूँ। फिर चले आपने जिक्र किया तो मैं एक शख्स का नाम यहाँ पर जरूर लेना चाहूंगा, एक या 2 शख्स का। तो जब मैं सेकंड पोस्टिंग थी मेरी पश्चिम बिहार में, तो एक किडनैपिंग हो जाती है। तो उस किडनैपिंग में हमारे जो डीसीपी थे, दीपक मिश्रा साहब थे, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मोस्ट, ही हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट डायनामिक ऑफिसर्स इन दिल्ली पुलिस। तो उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी, हाँ, आज भी बहुत हाँ रेस्पेक्ट के साथ जी, उनका नाम लिया जाता है। जी, तो उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट की टीम्स बनाई उस किडनैपिंग को सॉल्व करने के लिए। किसकी किडनैपिंग थी? अब यहाँ पर मैं अवॉइड करूंगा। आदमी था, हाँ औरत नहीं, था? नहीं, एक लड़का था। वो कुछ थोड़ा सा ज्वेलरी और ये एक्सपेंसिव जो उसके थे एक्सेसरीज वो रहते थे, जिसके चलते उसके जानने वालों को लगा कि यहाँ से हमें ज्यादा पैसा मिल जाएगा, उसी के चलते उसको, रिच लाइफ स्टाइल हाँ की वजह हाँ, से ये रिच kidnap लाइफ स्टाइल थी, तो उसको किडनैप किया गया। तो क्योंकि जिस तरह का मेरा टेस्ट था, मेरे जो बॉस थे, एसएचओ थे, उनको भी पता था, तो यहाँ से हर पुलिस स्टेशन से टीम बनी, मेरे पुलिस स्टेशन से 2 टीम बनी। 2 टीम को मैं हेड कर रहा था, एक टेलीफोन एक्सचेंज में और एक फील्ड में, मैं दोनों ही टीम देखता था। तो जब वहां पर काम किया, टेलीफोन एक्सचेंज में क्यों? ऑब्वियसली मॉनिटरिंग के लिए। उस वक्त मोबाइल फोन नहीं होते थे, ये हाँ। पुरानी बात बता रहा हूँ मैं, ये काफी ये पुरानी अर्ली बात है, 90s की। अर्ली 90s की बात है। तब मोबाइल फोन का उद्भव नहीं हुआ हाँ, था, और लैंडलाइन फोन को पैरेलल सुनने की व्यवस्था बहुत कम होती थी। तो एक्सचेंज के थ्रू इंफॉर्मेशन रिसीव किया जाता था पुलिस के द्वारा। तो वहां पर जब वो उस किडनैपिंग पर वर्क कर रहे थे, तब एसीपी, तब राजवीर साहब थे इधर स्पेशल स्टाफ में वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो उनके साथ इंटरेक्शन हुआ, दीपक मिश्रा साहब के साथ हुआ, फिर राजवीर साहब ने मुझे ऑफर किया, फिर मैंने स्पेशल स्टाफ ज्वाइन किया। फिर उसके बाद ये वाली लाइन 95 के बाद से फिर किडनैपिंग की बात पर, हाँ, फिर तब वो इंस्पेक्टर थे, उसके बाद वो एसीपी बन गए थे। किडनैपिंग का क्या? हाँ, तो किडनैपिंग सॉल्व हो गई थी। ऑल्दो ये हमें बाद में पता लगा कि जिसको किडनैप किया था, विक्टिम को, उन्होंने इनिशियली ही विद इन 24 आवर्स उसको मार दिया था, क्योंकि जो किडनैपिंग में उसके दोस्त ही इन्वॉल्व थे, तो उनको अपनी पहचान छुपाने का उनको कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उन्होंने ऐसा शो कभी नहीं किया कि वो उसको मार दिया गया। तो पुलिस के जो एफर्ट्स रहे, बाद में पकड़ लिया, लेकिन समाव, क्योंकि बचा तब पाते जब पुलिस के काम में सबसे बड़ी समस्या ये है किडनैपिंग में,
विक्टिम की लाइफ को सेव करना सबसे चैलेंजिंग मैं मानता हूँ, अगर सबसे चैलेंजिंग काम अगर पुलिस में कोई है सॉल्व करना तो वह किडनैपिंग। और चोरी के या डकैती के केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है बूटी को प्रोटेक्ट करना, उसको बरामद करना। देखो बूटी आप बरामद नहीं भी कर पाते हैं तो, लेकिन यहाँ पर तो इंसानी जान। चैलेंजिंग की हाँ बात हाँ जी, चैलेंजिंग पुलिस है। के लिए क्या हाँ जी, चैलेंजिंग है? ये सबसे चैलेंजिंग है। जैसे ना डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है, उसको ऑपरेशन ठीक करना है, साथ में मरीज की जान बचाना है। यहाँ पर वही है कि आपको क्रिमिनल भी पकड़ना है और इस तरह से पकड़ना है कि विक्टिम की जान को खतरा नहीं होना चाहिए, तो आप खुलकर एक्ट नहीं कर सकते। तो आपको बहुत मर्यादाओं में रहना पड़ता है, फूंक कर कदम रखना पड़ता है, तो सबसे चैलेंजिंग है। तो वहां से फिर इन दो बढ़िया ऑफिसर्स, मैं कहूंगा दोनों ही उस वक्त बहुत डायनामिक ऑफिसर्स थे, इनके साथ काम करने का मौका मिला। और उसके बाद फिर मैं इस वाली लाइन में गया, तो ये वाली लाइन जो थी डिटेक्शन वाली और आपके टेस्ट का काम ये फिर अपने टेस्ट का काम मिला। फिर 95 के बाद लगातार मैं इसी तरह के काम से जुड़ा। क्राइम ब्रांच और सेल में। तो इससे आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले। हाँ बिल्कुल बात है। बिल्कुल। आप यहाँ पे मैं कहूंगा जैसे आपने कहा ना, मेहनत बहुत लोग करते हैं, तो शायद मेरी मेहनत फलीभूत हुई और काफी अवार्ड और रिकॉग्निशन मिली। कुछ आप ये बताएंगे कि पुलिस मेडल, गैलेंट्री मेडल्स मिलने से एक आम पुलिस अफसर को बाद में क्या फायदा मिलता है? सबसे पहले तो यही फायदा, आप मुझसे गैलेंट्री मेडल की बात कर रहे हैं, अगर नहीं मिला होता तो शायद ये बात नहीं हो रही होती। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट। इसके अतिरिक्त हाँ, ये मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, सेंस ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड। सब मैं कहूँगा सबसे बड़े रिवॉर्ड तो ये हैं। और एक अपने आप को खुशी होती है कि हम कोई एक इस तरह का अच्छा काम कर पाए और आदमी को मौका मिलता है काम करने का। दूसरा, इसके लिए सरकार भी कुछ बेनिफिट्स भी देती है, जो कुछ मॉनेटरी बेनिफिट है, जो मंथली पेंशन है, मॉनेटरी बेनिफिट है, रेलवे से कुछ बेनिफिट है, एयर ट्रेवल में बेनिफिट है, कई जगह कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या कई स्टेट में आपको दूसरे तरह के भी बेनिफिट्स हैं जहाँ कुछ अलॉटमेंट्स होती हैं। तो अलग अलग स्टेट के भी रूल्स हैं, लेकिन हाँ ऑल बेनिफिट्स एसोसिएटेड हैं उसके साथ। अच्छे काम लेकिन मैं कहूँगा, लेकिन यहाँ इसके साथ मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, बेनिफिट के लिए नहीं करना। जब बेनिफिट के लिए करोगे तो अगेन वो फिर आपको मिसगाइड करेंगे। वो बेनिफिट आपसे गलत काम भी करा सकते हैं। जब काम करना है, इसलिए कोई ये नहीं, कोई गैलेंट एक्ट के लिए पीछे भागना है कि मुझे बेनिफिट लेने हैं। जब आपको एक पुलिस ऑफिसर की लाइफ में ऐसे मैं तो कहूँगा हर पुलिस ऑफिसर की लाइफ में कभी कभी इस तरह के मौके आते हैं, वहां पर जो मैंने 3 बातें बोली, मेहनत, डायरेक्शन, नियत और विश्वास, उसके साथ काम करना है, फिर आपको ये अपने आप ये चीजें आपके पीछे आप बिल्कुल सही कहते हैं। और कई बार यही वजह है कि पुलिस पे एलिगेशन भी लगता है कि एनकाउंटर किए गए हैं तो अवार्ड के लिए किए गए हैं या इस तरह। तो उसके लिए जब फिर उसमें गलती के चांसेस रहते हैं। अब हमने जैसे मेरा आपने कहा तो कई मल्टीपल केसेस रहे, हर तरह के केसेस रहे। मेरा पूरा जो करियर रहा 35.5 साल का एक्टिव पुलिसिंग में रहा, और मैं कहूँगा कि इतना सब होने के बाद भी, इतनी एक्टिविटी रहने के बाद भी, मेरा जो पुलिस का जो भी करियर रहा, जो समय रहा, बहुत अच्छे से बीता। ये तो ऑनेस्ट एक्टिविटीज के वजह से हुआ। आपके जैसा आपका गेस्चर है, जैसा आपका व्यवहार है, आध्यात्मिक सोच है आपकी, तो आपसे संभावनाएं कम है गलत होने के। लेकिन हर इंसान का तो ऐसा नहीं हो सकता, हर पुलिस अफसर का तो ऐसा नहीं हो सकता। हर इंसान अलग है, इसमें तो कोई बात ही नहीं, दो राय नहीं है। चलिए, इसके अब जब हम ये बात कर ही रहे हैं तो मैं आपके थ्रू ये जानना चाहता हूँ, आपने दिल्ली के सबसे बड़ा सब कंसाइनमेंट हीरोइन का बरामद किया है। इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस क्यों नहीं कंट्रोल कर पाती है ड्रग्स को? ड्रग्स का कंट्रोल नहीं होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि ड्रग्स में जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत 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 ज्यादा है। तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व रहते हैं इस तरह के नेटवर्क में, उनके पास इंसेंटिव बहुत ज्यादा है।
उनको लगता है कि हम लोग ठीक है, अपनी अपनी जान को, अपनी जीवन को हम लोग प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, लेकिन जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो इसकी फिर बुराई भलाई वो सब भूल कर, अपनी बुराई भलाई भूल कर, समाज की भूल कर वो इस तरह के काम में इन्वॉल्व रहते हैं। ऐसा नहीं, पुलिस की तरफ से भी सतत प्रयास रहता है, और सिर्फ ये नहीं दिल्ली पुलिस या स्पेशल सेल, मैं कहूँगा पूरे देश की पुलिस इसमें, और ये तो सिर्फ देश की भी नहीं, ये एक बहुत ग्लोबल इशू है जिसके चलते काफ़ी सारे कंट्रीज में एजेंसीज हमेशा कार्य करती रहती हैं, लेकिन उस जो प्रॉफिट मार्जिन है, जो मैंने इंसेंटिव की बात की, उसके चलते काम अभी भी ये रुक नहीं पा रहा है। और ये आई एम सॉरी टू से कि इतने प्रयास के बाद भी धीरे धीरे हमारे जो बच्चे हैं वो इस तरफ जा रहे हैं और उससे बहुत नुकसान हो रहा है। तो पुलिस के प्रयास के अलावा मैं तो, अगर जब आपने बात किया ही है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये सबको कहना भी चाहूँगा कि इससे बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, बच्चे अपने आप को बचाएं, क्योंकि इससे आपका भविष्य, आपका वर्तमान सब खराब होता है। बिल्कुल सही बात है ये। सर, आपके बेबाक विचार के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप अपने सेकंड इनिंग में भी अच्छा काम करेंगे। आध्यात्मिक बातें जैसे विचार आपके हैं औरों में प्रोपोगेट करेंगे, यंग जनरेशन को सही दिशा दिखाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू मधुकर भाई। थैंक यू। नमस्कार।